के द्वारा संपन्न होगा। ऐसा हम कह सकते हैं, या मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि आज त्रिदेव का हम लोगों को दर्शन होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे सामने होंगे, और इनमें से कोई भी गुरु ऐसे नहीं है जो परिचय के मुहताज हैं। सब हमारे होम्यो जगत के लिए सरताज हैं। होम्योपैथ में और इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। होम्योपैथ को आगे बढ़ाने के लिए सभी अपने अपने क्षेत्रीय या फिर राजकीय या देश विदेश, देसी विदेशी सब स्तर पर होम्योपैथ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबों का नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर AK अरुण जी को स्पेशल नमन, फिर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर HS मथारू जी, मैं सबको नमन करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आप लोग सेशन शुरू करें और हम लोग का ज्ञान वर्धन करें अपने अनुभव के द्वारा। नमस्ते सर, वेलकम सर। Dr. Anju, who will talk at first? जी सर। कौन बात करेंगे पहले? डॉक्टर अरुण बोलेंगे पहले? जी जी, हाँ, डॉक्टर अरुण सर ज्वाइन कर लिया, तो डॉक्टर अरुण सर को बोलिए कि वो शुरू करेंगे। हेलो डॉक्टर अरुण सर। डॉक्टर अरुण सर, सर वो शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप शुरू करें। ओके। Thank you, Dr. Anju. Thank you very much, Dr. Ashi, Dr. Arun, and Dr. My dear friend, Dr. Mathadu, all organizers of this very special session, and dear doctors. आज जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, इट्स वेरी स्पेशल टाइम। हम डॉक्टर अशोक महंती को ट्रिब्यूट करने के लिए सारे आज अब हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। अगर डॉक्टर अशोक महंती की मैं बात करूं, मेरे साथ बहुत लंबा टाइम उनका एक्सपीरियंस रहा। बहुत हमने सेमिनार्स इकट्ठे जो ज्वाइन किया, और एज स्पीकर भी बहुत सेमिनार्स में, एज डेलीगेट भी बहुत सेमिनार्स में। बहुत सारी यादें मेरी डॉक्टर महंती के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं डॉक्टर महंती के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल he was very dedicated to our system, and he was very successful homeopath, not only as practitioner, as teacher also. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर महंती के साथ, मैंने जितना समझा उसको, उसमें एक बहुत आर्टिस्ट था। वैसे तो मैं अक्सर कहता हूं कि किसी भी फील्ड में आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक ग्रोसरी की दुकान है, 4 दुकानें इकट्ठी हैं। एक दुकान पे बहुत क्राउड रहता है, दूसरी पे उससे कम है, तीसरी से उससे कम है, चौथी बिल्कुल फ्री है। उसका कारण क्या है कि कौन कितना डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन को लेके, कौन कितना अच्छा आर्टिस्ट है अपने प्रोफेशन को लेके। तो डॉक्टर महंती के बारे में जितना मैंने समझा, वो बहुत उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, अच्छा प्रैक्टिशनर था, अच्छा टीचर था, और एज मैन मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि कितना अच्छा आदमी था, कितनी अच्छी अच्छाई थी उसकी, और बहुत विटी एंड जॉली पर्सनैलिटी ही वाज।
मेरे को कुछ घटनाएं बहुत सी, वैसे तो उनकी यादें मैं याद करने लगूं तो बहुत लंबा पूरा सेशन मैं ही ले जाऊंगा, शायद फिर भी पूरी ना हो पाए, लेकिन मैं ब्रीफली बात करूंगा। एज जॉली, मैं जैसे कह रहा था कि बहुत जॉली पर्सनैलिटी थी। आप लोगों ने भी उसका एक बहुत फेमस जोक जो मेरे को याद है कि कभी भी इकट्ठे होते थे, कोई भी सेमिनार होती थी, तो कोई ओकेजन नहीं था कि जब उस जोक की डिमांड ना हो। एक ही जोक था, एक ही थीम था, लेकिन हर बार उसका स्टाइल जो होता था, तो मैं आपके साथ वो जरूर, कुछ लोगों ने सुना भी होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो वो मैं एक बहुत प्यारी याद है उसकी इस जोक में। उसको अक्सर स्टेज पे हम बोलते थे कि वो फोटोग्राफर वाला जोक सुना दो यार। तो वो जोक ऐसे था कि एक फोटोग्राफर था, वो थोड़ा तुतला बोलता था। वो खुद पे ही जोक सुनाता था कि मैं उस फोटोग्राफर के पास गया और जब मैं बैठा तो वो बोला कि मुतकलाओ। तो मैंने सोचा कि इसको यार कैसे पता चल गया कि मेरे को यूरिन का इतना प्रेशर पड़ा, और मैं उठ के गया जल्दी जल्दी, और मैं यूरिन पास करके वापस आके बैठ गया। दूसरी बार बैठा तो फिर बोला मुतकलाओ। मैं एक बार फिर चला गया कि इसको ये लग रहा है कि अभी मेरे फेस से लग रहा है कि अभी मेरा ब्लैडर खाली नहीं हुआ। तो मैं तीसरी बार आके बैठा तो वो फिर बोला मुतकलाओ। तो मैंने कहा भैया ये कोई वाटर बॉक्स का टैंक थोड़े ना लगा, ब्लैडर लगा है मेरे में। तो ऐसी ऐसी जो यादें वो अक्सर हमारे साथ ताजा होती थी। मेरे को याद है जब इन्होंने डॉक्टर सहगल स्कूल ज्वाइन किया तो डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर महंती करीब करीब एक साथ ही। डॉक्टर प्रेम ने थोड़ा मेरे ख्याल में 2 4 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, तो डॉक्टर महंती ने उसके बाद। और इनकी बहुत हिट जोड़ी, फेमस जोड़ी जो डॉक्टर महंती की बनी, डॉक्टर महंती और डॉक्टर प्रेम की। डॉक्टर महंती में एक जो और क्वालिटी थी वो ये थी कि ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा था। मेरे को याद है डॉक्टर सहगल, डॉक्टर संजय सर ने कभी सेमिनार लगाना होता था तो पहले उसको ऑर्गेनाइज करना एज ऑर्गेनाइजर वो डॉक्टर महंती को पहले भेजते थे कि इसके लिंक्स बहुत अच्छे हैं। वो लिंक बहुत अच्छे बनाता था। लिंक वही इंसान बना सकता है जिसमें एक बहुत अच्छा दोस्त हो, और बहुत अच्छा दोस्त भी था। मेरे को याद है एक घटना, जब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे है कि हम खाली बातें ना करें, क्योंकि सही ट्रिब्यूट तो डॉक्टर महंती को वही होगा कि हम जो काम, वो जो सपने वो अधूरे छोड़ गया जो उसके मन में थे, उस लाइन पे चल के हम सारे नहीं कुछ ना कुछ जरूर पूरे कर सकें। तो मैं एक सेमिनार का छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करूंगा। बठिंडा में एक सेमिनार था, डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर महांती दोनों थे। तो वहाँ काफी कॉलेज के लेक्चरर भी थे। तो एक केस उन्होंने बताया जो मैंने प्रैक्टिकली इतना फ्रिक्वेंटली वो टिप यूज की, इसलिए मेरे दिमाग में वो केस घूम रहा आज भी। मेरे ख्याल में वो 20 साल पहले की बात होगी, 20 साल बाद भी, क्योंकि उस केस को छोड़ा ही नहीं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि सही राइट ट्रिब्यूट वही है कि अगर उसको हम फॉलो करें और उसको हम आगे बढ़ाए उस मूवमेंट को। वो केस ऐसे था कि एक, आई थिंक उसकी मेन प्रॉब्लम जो थी ब्रोंकियल एस्मा का केस था। वो उसको बहुत फिट्स आते थे, फीमेल पेशेंट थी। तो उसका हस्बैंड बता रहा था कि ये सर ये लड़ाई बहुत करती है। तो बोला कि मैंने उससे पूछा कि लड़ाई क्यों करती हो। वो बोले कि सर मेरे को गुस्सा आता है। बोले कैसे, एक आर्टिस्ट मैंने बोला ना, तो वो कैसे बात को कंप्लीट करता था कि हम सिम्टम को कंप्लीट कैसे करना है। लड़ाई बहुत करती है कौन, आप हम सोचें कि लड़ाई कौन नहीं करता। अगर हम ये सोचें कि गुस्सा किसको नहीं आता,
सभी को तो आता है ना। तो फिर वो गुस्सा सिम्टम कैसे बनता है, रूब्रिक कैसे बनता है, हम कब कहाँ रूब्रिक यूज करेंगे गुस्से को। तो उसको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा किस बात पे आता है सर? जब मेरे को अटैक आता है उस वक्त जब कोई नॉइज करता है, बहुत कोई हल्ला गुल्ला करता है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। वैसे मेरे को सांस नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर मैं बहुत लड़ाई करती हूँ, बहुत लड़ाई करती हूँ, जितना मैं बोल सकती हूँ बोलती हूँ। तो रूब्रिक कहाँ गया? रूब्रिक कहाँ गया कि गुस्से के बाद क्या फील होता है, गुस्से के बाद कैसा महसूस करती हो। तो बोली कि गुस्से के बाद मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, फिर मैं बड़े आराम से लेटती हूँ। सांस की प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन मेरा जो माइंड में जो खलबली चल रही होती है, जो एक तूफान चल रहा होता है, वो खत्म हो जाता है। तो इस केस को हम सोचे तो सिर्फ 3 या 4 मिनट का केस उसने सुनाया था। 3-4 मिनट में रूब्रिक कन्वर्ट करने में लग गए होंगे। तो 8 मिनट में इतना जो सीवियर स्पेल्स उसको आते थे, इतने स्ट्रॉन्ग स्पेल्स आते थे, अस्थमैटिक अटैक्स आते थे। तो रूब्रिक क्या था मेरे लिए इसमें नया क्या था कि एक तो एंगर अस्थमैटिक अटैक ड्यूरिंग, दूसरा था एंगर नॉइस फ्रॉम, और तीसरा जो था, जो हम जो जो इस केस को मेडिसिन पे ले जाता था, जो डॉक्टर महंती को लेके गया, या जो हम उसके बाद बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि ट्रैंकुलिटी, ट्रैंकुलिटी एंगर आफ्टर, कि गुस्से के बाद मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। तो इपीकॉक वाज गिवन टू दिस पेशेंट, और विद इन नो टाइम वो पेशेंट इम्प्रूव करना शुरू हो गया। वीडियो, उसके वीडियोस थे, वीडियोस भी दिखाए थे। या हम वेबिनार में तो वीडियो दिखाने से थोड़ा ग्रेज करते हैं, वीडियोस तो हमारे करीब करीब जो पेशेंट हम आपको प्रेजेंट करते हैं, तो वीडियोस तो उनके होते ही है, मतलब 1-2 फॉलोअप तो जरूर होते हैं। कई बार इतने क्राउड में सारे फॉलोअप्स जो पॉसिबल भी नहीं हो पाते, और दिखाने में भी बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। वेबिनार पे हम अवॉइड करते हैं वीडियोस ज्यादा दिखाने से, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकली कुछ लीगल प्रॉब्लम्स कई बार क्रिएट हो जाती है। तो ये केस था। उसके बाद मैंने इपीकॉक को कभी नहीं चूका। इपीकॉक इतनी फ्रिक्वेंटली, एंकर नॉइस फ्रॉम, देयर आर 7-8 ड्रग्स ओनली। हिपरसल्फ और इपीकॉक मोस्ट कॉमन ड्रग्स है। और अस्थमैटिक अटैक में एंगर ड्यूरिंग अस्थमैटिक अटैक, उसमें मेरे ख्याल में 2-3 ड्रग्स है। और ट्रैंकुलिटी, ट्रैंकुलिटी एंगर आफ्टर, उसमें उस वक्त एक ही ड्रग थी, सिर्फ इपीकॉक। अब एक ड्रग और कुछ ऐड की है, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सी। तो ऐसा टीचर था डॉक्टर महंती, जिसको हम कभी बुला नहीं सकते। और मैं आप लोगों को, सब लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भी मूवमेंट है, कोई भी कौम है, कोई रिलीजन है, कामयाब वही लोग होते हैं, कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने इतिहास को नहीं भूलते। इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारी रूट है। अगर हम रूट, सिर्फ हम सरफेस को पकड़ लेंगे, तो फिर देर आर सो मेनी चांसेस ऑफ कंफ्यूजन। हम भटक जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे, हम डायरेक्शनलेस हो जाएंगे। अगर रूट और सरफेस हमने दोनों पकड़े हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने फिलोसफी को नहीं छोड़ना, डॉक्टर हैनीमैन साहब के जो फंडामेंटल्स दिए उनको नहीं छोड़ना, डॉक्टर सहगल साहब ने जो हमें टिप्स दिए है, जो हाउ टू अंडरस्टैंड दी पेशेंट्स पर्सनैलिटी थ्रू दी वर्ड्स, इतने खूबसूरत। हम आगे आगे बात करते रहेंगे जब जब कभी टाइम मिलता जाएगा। तो मैं आखिर में फिर ज्यादा समय नहीं लूं, क्योंकि 2 स्पीकर और है। आखिर में मैं एक बार फिर डॉक्टर महंती को एक सलाम करता हूं कि इतना अच्छा डॉक्टर, जो एक इतने अच्छी डायरेक्शंस जो स्टूडेंट्स को दी, नए स्टूडेंट्स पैदा किए। तो मेरे को उम्मीद है कि हम उसको सही ट्रिब्यूट वही होगा कि हम उस
रास्ते पे चले, जो रास्ता डॉक्टर हैनीमैन साहब ने हमें दिखाया, डॉक्टर सहगल साहब ने हमें दिखाया, और जो हमारे मौजूदा टीचर्स है कि डॉक्टर संजय सर है, डॉक्टर योगेश सर है, डॉक्टर प्रेम है, इनको भी हम फॉलो करें, और डॉक्टर महंती ने जो हमें टिप्स दी थी, या जो हमें एक रास्ता दिखाया था, जो डायरेक्शन दी थी, उसको हम सही फॉलो करें। यही सही ट्रिब्यूट होगा उनको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। सर। डॉक्टर अंजू, सर, डॉक्टर अंजू, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, यस सर। मैं शुरू वेलकम करूं? सर। जी वेलकम सर। वेलकम। आपको स्क्रीन मिल रहा है मेरा? जी स्क्रीन देख रहे हैं? हाँ, मिल रहा है ओके सर। ओके सर, हाँ। थैंक यू। डॉक्टर भूपेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मथारू सर, और हमारे जितने भी इस ग्रुप में हमारे दोस्त हैं, सबको मेरा नमस्ते। काफी समय के बाद मैं इस ग्रुप में आया हूँ, बीच में कुछ अपनी वजहों से किसी भी ग्रुप में नहीं जा रहा था। डॉक्टर मोहंती को ट्रिब्यूट देते हुए थोड़ा सा 10-15 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। उसके बाद डॉक्टर मथारू सर को सुनेंगे। डॉक्टर मोहंती की जो खास बात थी, डॉक्टर भूपेंद्र सर ने तो बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर मोहंती की एक खास बात थी, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को बनाते हैं, हम खुद को गढ़ते हैं। डॉक्टर मोहंती जिस बैकग्राउंड से आए थे, हमारा लगभग वही एसोसिएशन है। डॉक्टर प्रेम सर हमसे 1 साल सीनियर थे, हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं। तो डॉक्टर प्रेम साहब के साथ हमने तो हमारी तो पढ़ाई ही हुई है। उसके बाद जब दिल्ली आ गए, डॉक्टर प्रेम दिल्ली के ही थे, दिल्ली वापस जब आ गए, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं, तो मेरी पढ़ाई वहां हुई, लेकिन फिर मैं अपने काम के लिए मतलब एज ए डॉक्टर मैं दिल्ली में ही आके मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो जब मैं दिल्ली आया तो 3-4 साल तक डॉक्टर प्रेम से मेरी मुलाकात नहीं हुई। 4 साल क्या, बल्कि ज्यादा ही, 5-6 साल तक मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। बाद में डॉक्टर प्रेम ने पता किया और उन्होंने मुझे ढूंढा, और फिर हम लोग मिले, और फिर उसके बाद डॉक्टर सहगल साहब के यहाँ जाना शुरू किया। वहां फिर डॉक्टर मोहंती, डॉक्टर प्रेम, और भी डॉक्टर कई सारे डॉक्टर्स मिले। बस उसको यहाँ जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि समय बहुत लग जाएगा। तो डॉक्टर मोहंती की जो खास बात मुझे लगी कि डॉक्टर मोहंती अपने आप को बना रहे थे। वो बेसिकली एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, एयरफोर्स में नौकरी कर रहे थे। उसके बाद से उन्होंने होम्योपैथी पढ़ी, और होम्योपैथी पढ़ने के बाद फिर होम्योपैथी एक एवरेज, जैसे हम लोग शुरू होते हैं वैसे उन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद फिर वो एक रियल होम्योपैथ जो डॉक्टर सहगल साहब डेवलप कर रहे थे कि एक्चुअली होम्योपैथी है क्या। ऑर्गेनॉन में लिखा है ना कि डिजीज इज नॉट आवर प्राइम कंसर्न, आवर प्राइम कंसर्न इज द पेशेंट हु इज डिजीज्ड। जो बीमार है, जो सिक पर्सन है, वो हमारा कंसर्न है। बीमारी हमारे कंसर्न में उतनी नहीं है, इसलिए हम बीमारी के आगे पीछे बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते। हम मरीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारा एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। यदि हम एक अच्छे ऑब्जर्वर है तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने मरीज को समझ सकते हैं। एक स्लाइड है, मैंने मॉडर्न मेडिसिन में ब्रेन, ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश की। उसमें बहुत साफ साफ लिखा था कि इट इज अ प्रोसेस information that it receive from sense and body and sends message back to the body। माइंड का इतना इंपॉर्टेंस है कि वो सारी शरीर के सारे एक्टिविटीज को गवर्न कर रहा है, उसको लीड कर रहा है, और फिर उसको डायरेक्शन भी दे रहा है। इसलिए हम माइंड सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दें। ब्रेन में बिलियंस, अरबों खरबों सेल्स हैं, और वो बहुत व्यवस्थित हैं, अरेंज्ड हैं, जो हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, मूवमेंट और सेंसेशन को प्रोसेस करते हैं और उसी को कन्वे करते हैं। सो इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड हाईवे सिस्टम, बट इट इज सो सिंपल, सो कम्युनिकेटिव, सो इजी कि वो बॉडी के एक एक मोशंस को, मूवमेंट्स को, एक्टिविटीज को लीड करता है, उसको डील भी करता है। माइंड रूब्रिक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि
हमारे शरीर में जो वाइटल फोर्स है, हमारा जो गवर्निंग वो है, उसका लगभग 95% माइंड रिप्रेजेंट करता है। हमारे बॉडी की हर एक्टिविटीज को माइंड रिप्रेजेंट करता है। इसलिए माइंड के सिम्टम्स को हमारे मास्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। मैं बहुत जल्दी स्केप कर रहा हूं, ये सब आप प्रोसेस है, बाद में कभी इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। माइंड टेक्निक में हम यही करते हैं। डॉक्टर सहगल साहब के साथ जब हम लोग बैठते थे, कभी कभी रात में, कभी अर्ली मॉर्निंग, डॉक्टर एमएल सहगल साहब की मैं बात कर रहा हूं, तो वो ऐसे ही उनका मूड होता था, जब भी मूड होता था वो बुला लेते थे और हम लोग जाते थे, फिर देखते थे कि वो कैसे माइंड के रूब्रिक्स को हम लोगों को ये बताते थे कि माइंड का रूब्रिक बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जरूर फॉलो करो। बाकी रूब्रिक्स अगर मिस भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइंड का एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक मिस हो गया तो आप मेडिसिन से डेविएट हो जाओगे, आप सही दवा तक नहीं पहुंच पाओगे। होम्योपैथी को अलग अलग तरीके से हम लोग देखते थे, लेकिन आप देखिए कि एक बार क्या हुआ कि कैसे होम्योपैथ पर ब्लेम आता है। एक बार क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ का ये न्यूज है, अखबार, ये चैनल का भी न्यूज है और अखबारों में काफी लीड हुआ। वहां पे काफी सारे लोग मतलब बीमार थे और उनको खांसी, एक अजीबोगरीब किस्म की खांसी थी। बाद में उनमें से काफी मरीजों की मौत हो गई थी। और ये र्यूमर फैल गया कि होम्योपैथी की दवा खाने से मौत हुई है। और वो रिपोर्टर क्या किया कि वहां के कुछ होम्योपैथ्स, सो कॉल्ड होम्योपैथ्स के पास जाकर माइक लेकर, कैमरा लेकर उनसे पूछता है कि आप ये बताइए कि ड्रोसेरा नाम की दवा, ड्रोसेरा 30 दवा खाने से इन लोगों की मौत हुई है, तो आप क्या कहेंगे इस पे। अब उस पे हमारे होम्योपैथ्स ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों ऐसा बोल गए। उनको शायद होम्योपैथी की समझ नहीं थी, कहने को वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे। उन लोगों ने बताया कि हाँ हो सकता है। अब रिपोर्टर ने तो ये बात मार्केट में डाल दी, न्यूज में डाल दी कि ड्रोसेरा 30 नाम की दवा खाने के बाद लोगों की मौत हुई। और अलग अलग डॉक्टर अलग अलग, एक डॉक्टर कहता है वो ज्यादा डोज दे दिया होगा, एक डॉक्टर कहता है वो बहुत जल्दी रिपीट कर दिया होगा, इस दवा से चेस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, हार्ट का फंक्शंस बढ़ जाता है, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ, या उसके मौत की कुछ और वजह थी। तो मेरा ये कहना है कि कभी कभी हम जब अपने सिस्टम को ठीक से हैंडल नहीं करते हैं तब इस तरह की दिक्कतें आती है, और शायद हम उसका ठीक से जवाब भी नहीं ढूंढ पाते। इसलिए माइंड टेक्निक से जब हम काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक तो होम्योपैथी का जो रियल एसेंस है वो हमारे सामने आता है। माइंड टेक्निक पर जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दवा के डोजेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत लिमिटेड डोज में बॉडी की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और बीमारी से हम लड़ना शुरू कर देते हैं। माइंड टेक्निक को कैसे समझे, बहुत अलग अलग सिद्धांत हैं। मैंने डॉक्टर विजयकर साहब के साथ भी काम किया, डॉक्टर सहगल साहब के साथ तो खैर मेरी शुरुआत ही हुई थी, डॉक्टर शंकरन साहब के साथ काम कर रहा हूं। डॉक्टर विजयकर साहब थ्योरी ऑफ सेपरेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज की बात करते थे। उन्होंने लेयर्स में उसको बांटकर बताने की कोशिश की, और फिर वो हेरिंग्स लॉ को सामने लाकर वो कहते थे कि हमारे बॉडी में डिजीज कैसे पेनिट्रेट करता है और फिर वो कैसे शरीर से बाहर निकलता है। मैं फोकस करूंगा दो चार खास बातों पर जो डॉक्टर सहगल साहब के साथ और डॉक्टर मोहंती के साथ हम लोगों ने डेवलप किया था। एक स्टेटमेंट है हिपोक्रेट्स का, आप इसको पढ़िए। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के रूप में जाने जाते हैं, और जनरली हम लोग ये मानते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में होम्योपैथी को लेकर आज के दौर में जितनी भ्रांतियां हैं, अगर वो लोग अपने मास्टर्स को फॉलो करें, यानी हिपोक्रेट्स को फॉलो करें, तो उनको समझ में आएगा कि होम्योपैथी बहुत बेहतरीन साइंस है और उसमें उनकी भी जरूरत है। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हैज ए डिजीज देन टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डिजीज द पर्सन हैज। हिपोक्रेट्स। मेरा रिक्वेस्ट है कि बाकी के जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप अपना माइक बंद कर दें, म्यूट कर दें, तो फिर डिस्टरबेंस नहीं होगा। हिपोक्रेट्स यही कहते हैं कि हमें ये नहीं देखना है
कि बीमारी क्या है, हमें ये देखना है कि जो पर्सन, जो आदमी है, वो कौन है जिसमें ये बीमारी है। यही हमारा क्लू भी है और यहीं से हम लोग अपने सिस्टम में इन करते हैं। एक दो छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद फिर एक छोटी सी वीडियो दिखा के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब जैसे पेशेंट्स से जब आप बात करते हैं तो पेशेंट्स के बोलने का तरीका, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसका जो स्टाइल है, उसका टोन है, डॉक्टर सहगल साहब ने हम लोगों को ये सिखाया कि पेशेंट के टोन को आप इग्नोर मत कीजिए, बहुत पेशेंसली पेशेंट का टोन सुनिए, पेशेंट के स्टाइल को फॉलो कीजिए, और उससे फिर आपको उसके नरेशंस, उसके बोलने के अंदाज से आपको पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी मेडिसिन क्या है। जैसे रूब्रिक को आप ले सकते हैं, एब्यूजिव, इस तरह के रूब्रिक्स हमारे यहाँ बहुत यूज होते हैं। एंगर, रैग, रूडनेस, थ्रेटनिंग, वायलेंस, ये सब लगभग एक जैसे, ब्रुटैलिटी, ये सब एक जैसे रूब्रिक्स हैं, लेकिन आप देखिए सबकी मेडिसिन लगभग अलग अलग है। थोड़ा सा मतलब गुस्से में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एब्यूजिव होगा, और एब्यूजिव है तो कोई जरूरी नहीं कि उसको गुस्सा है। आपको लग सकता है कि ऐसे थोड़ी ना कोई गाली दे देगा। तो ये दोनों दो रूब्रिक हैं। वायलेंट, एंगर, वायलेंट, एब्यूजिव में काफी सिमिलैरिटी दिख रही होगी। रूडनेस, थ्रेटनिंग, ये सब आसपास के बहुत थोड़े से फर्क से लेकिन बहुत बड़े फर्क वाले रूब्रिक्स हैं, और इन सब चीजों को अगर हमने समझा नहीं, अगर हम इतनी बारीक तरीके से अपने मरीज को एनालाइज नहीं किए, तो आपको उसका क्लू नहीं मिलेगा। अगर पेशेंट का टोन बहुत लो है तो इसका मतलब कि वो बहुत खुश नहीं है, उदास है, उसके कुछ खास किस्म के बिहेवियर आपको देखने को मिलेंगे। अब एक रूब्रिक है एब्रप्ट, श्रीकिंग, सैडनेस, मूड रिपल्सिव, लेमेंटिंग। ये सारे रूब्रिक्स, अगर पेशेंट के सिम्टम, पेशेंट के बोलने का अंदाज बहुत लो है, बहुत लो होकर बात कर रहा है, तो आपको ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसका टोन बहुत फाइन है, बहुत रिस्पेक्टफुल, पोलाइट तरीके से आके आपसे बात करता है, तो आप देखिए सिम्टम्स आपको रूब्रिक्स क्या क्या मिलेंगे। कंटेंटेड, अफेक्शनेट, लाफिंग, स्माइलिंग, चीयरफुल, फेबुलस, प्लेफुल, रेवरेंस, यील्डिंग, टिमिडिटी, ये सब। तो एक उसके स्टाइल बदल गया तो रूब्रिक्स बदल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डॉक्टर सहगल साहब के साथ सीखी, और डॉक्टर सहगल साहब से पढ़ के आते थे तो हम तीनों लगभग, डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर मोहंती, एक ही गाड़ी से, चूंकि उस समय हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो एक पूल करके हम जाते थे। डॉक्टर प्रेम की गाड़ी ज्यादातर हुआ करती थी, डॉक्टर प्रेम की गाड़ी पे डॉक्टर मोहंती, मैं, हम लोग साथ जाते थे और रास्ते भर यही सब डिस्कस करते हुए आते थे। अगर पेशेंट बहुत, हाँ ये तो हो गया ना, अगर पेशेंट के बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे इफ ए पेशेंट सेज दैट आई कांट बियर दिस पेन एनी मोर, इट मीन्स ही इज एम्फेसाइजिंग अबाउट हिज और हर कंडीशन। अगर कहता है डॉक्टर साहब हम सह नहीं पाएंगे, अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा अब सहा नहीं जाता, तो इसका मतलब कि वो अपने प्रॉब्लम पर स्ट्रेस दे रहा है। तो आप अगर इसको समझेंगे हमारे माइंड टेक्निक में कि अगर उसका टोन हाई और लाउडर है, अगर बोलने के अंदाज में बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है गुस्से से कि डॉक्टर साहब बहुत हो गया, हाँ ये अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब आप जो है ना, अब आप कुछ और ढंग की दवाई दीजिए, इससे ज्यादा मैं सह नहीं सकता, इसका मतलब पेशेंट में आपको इम्पेशेंट दिखेगा। एंगर दिख सकता है, रूब्रिक है एंगर, पेन अबाउट, रैग, पेन फ्रॉम, एब्यूसिव, पेन ड्यूरिंग, ये सब रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। अगर उसका टोन लो है और स्टाइल थोड़ा एनवाइंग स्टाइल है, तो आप उसमें कुछ इस तरह से सिम्टम्स देखेंगे, एम्बैरेसमेंट एलिमेंट आफ्टर, या एम्बैरेसमेंट एलिमेंट फ्रॉम। ऐसे ही अगर उसका फाइन है और बड़ा कर्टसियस, पोलाइट तरीके से आपसे बात कर रहा है, तो रेवरेंस मिलेगा, माइल्डनेस, कंटेंटेड, रिकॉग्नाइजेस, ये सारे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। लाफिंग, स्पीकिंग व्हेन, स्माइलिंग। अगर पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब इलाज करते हुए बहुत दिन हो गए, अब तो जल्दी ठीक कर दीजिए,
कितना मतलब इस एक महीना कम नहीं होता है, ऐसा अगर कुछ पेशेंट बोल रहा है तो आप देखिए उसमें आप क्या निकाल सकते हैं इम्पेशेंट पेन फ्रॉम, दवाई आपके सामने है। अगर उसका टोन लो है और वो डिमांडिंग स्टाइल में आपसे बात करता है तो उसमें रूब्रिक मिलेगा श्रीकिंग एड फॉर, डेलीरियम, क्राइंग हेल्प फॉर। इस तरह से हम माइंड टेक्निक को समझते हैं। अगर पेशेंट का टोन माइल्ड है और बहुत रिक्वेस्टिंग अंदाज में आपसे बात कर रहा है तो उसमें रूब्रिक है प्रेइंग, बेगिंग, डेल्यूजन्स। बट समटाइम्स पेशेंट बिकम रूड व्हाइल सेइंग, देन वी मे टेक, उसमें आपको एंगर, एंग्विश, सेंसोरियस, ये सब रूब्रिक्स मिलेंगे। कुछ पेशेंट माइल्ड है लेकिन उसका जो टोन है, बोलने का अंदाज है, वो अनसेटिस्फैक्टरी है, वो बहुत संतुष्ट नहीं है, तो कॉम्प्लेनिंग, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, चेंज, डिजायर फॉर कंटेंट क्विकली, ये सारे रूब्रिक्स मिलेंगे। मैं एक सिर्फ आपको आइडिया दे रहा था कि हम लोग खास करके सारे सीनियर्स हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नई बात आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें हम लोगों ने डॉक्टर सहगल साहब के यहाँ जाके सीखी। इस तरह की होम्योपैथी हम जब कॉलेज से निकले थे तो हम नहीं जानते थे और मुझे भरोसा भी नहीं हुआ था शुरू में, लेकिन जब हम लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया और उसके रिजल्ट्स हमें मिलने शुरू हुए, तब जाके हमने बिलीव किया कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम लोगों को अपनी लाइफ, अपने उसमें लेना चाहिए। डॉक्टर सहगल साहब ने हम लोगों को सिखाया था कि यदि मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से ठीक करो, अब मैं बीमारी और नहीं सह सकता, यानी डिजायर कैरिड फास्ट, इम्पेशेंट। यदि मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी है क्या, आप मतलब मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूं और सारी चीजें दिखाता हूं तो आप उसको तो उतना ध्यान नहीं देते, आप कहते हैं हाँ जी बताओ और बताओ, क्या बताऊं, रिपोर्ट तो देख लो। तो इनक्यूजिटिव, लाइट, डिजायर फॉर, इस तरह के रूब्रिक्स, ये सब डॉक्टर सहगल ने हम लोगों को सिखाया। यदि मरीज कहता है कि उसे डर लग रहा है कि अब वो ठीक नहीं होगा और लगता है कि उसको बीमारी में ही जीना पड़ेगा, तो फियर, डार्क ऑफ, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, ये सारे रूब्रिक्स हम लोग माइंड टेक्निक को पढ़ते समय समझ पाए। मरीज जब कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी कोई तकलीफ हुई होगी, डेल्यूजन, वेल ही इज, कहता डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन अब प्रॉब्लम है तभी तो आपके पास आया है, रूब्रिक है डेल्यूजन, वेल ही इज। डेल्यूजन पर हम लोगों ने बहुत इम्फेसिस दिया था जब डॉक्टर सहगल साहब के साथ हम लोग पढ़ते थे, बड़े सहगल साहब के साथ, और वो हम लोगों को इस तरह से गाइड करते थे कि डेल्यूजन, सेंसेशन, जैसा कि मैंने माइंड के बारे में आपको बताया कि हमारे माइंड का जो मेन रोल है वो प्रोसेसिंग, सेंसेशन तक को डील करना, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम एवरेज होम्योपैथ अपनी प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते। ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन के सेक्शंस को आप देखिए, पहला ही सेक्शन क्या कहता है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रेस्टोर द सिक टू हेल्थ। सिक की बात है और सिक को क्योर करना है, और वो भी उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस में, सिक, हेल्थ, क्योर का एक सीक्वेंस है। तो मास्टर्स ने हमारे होम्योपैथी के इन्वेंटर ने जो हमें एक तरीका बताया, हमें जो एक रास्ता, फॉर्मूला दिया कि आपको सिक के बारे में ज्यादा ध्यान देना है, आपको डिजीज के बारे में उतना ध्यान नहीं देना है। एफोरिज्म 7, 8, 9 अगर आप देखेंगे तो उसमें भी काउजा ओकेजिनलिस की बात है कि बीमारी के कारण पर जाओ, बीमारी का कारण क्या है उसको देखो, उससे जाकर सेक्शन 9 क्या कहता है, हेल्थ एंड द लाइफ फोर्स कीप्स ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हार्मोनी। अगर हम स्वस्थ हैं तो वो हमारे शरीर के सारे सिस्टम को, सारे ऑर्गन को हार्मोनी में रखता है। तो ये सारी चीजें, फिर हेरिंग्स ने लॉ दिया था कि हम कैसे वो करें, हीलिंग को हम कैसे ऑब्जर्व करें, तो वो सब आपको पता है, इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा। बाद में फिर डॉक्टर शंकरन ने एक लेवल की बात की थी, यही बात डॉक्टर विजेकर ने भी की थी। अब ये स्लाइड देखें तो डॉक्टर विजेकर साहब ने भी यही बात कहा था कि डिजीज जो है वो लेयर्स में पेनिट्रेट करता है, इसीलिए आपको ये लोकेट करना होगा कि डिजीज किस लेयर पे जाके रुका हुआ है और वहां से उसका एक्सपल्सन होगा। इसलिए बहुत जल्दीबाजी जो होती है कि हम इतना समय हो गया, एक्जिमा ठीक क्यों नहीं हो रहा,
वो इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि बहुत इनर लेवल पे, बहुत इंटरनल, बहुत डीपर लेवल पे जाके वो फंस गया है। आप देखिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, कनेक्टिव टिश्यूज, मेसोडर्म, न्यूरल प्लेन, न्यूरो इंडोक्राइनल प्लेन, सेलुलर लेवल, इस तरह से डॉक्टर विजयकर ने थ्योरी दी थी। डॉक्टर शंकरन भी लगभग वही बात करते हैं, वो भी एक लेवल की बात करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने टर्म बदल दिए, नेम, फैक्ट, फीलिंग, डेल्यूजन, सेंसेशन, एनर्जी एंड 7th लेवल, डीपर, मोस्ट डीपर लेयर। तो इस तरह से हमारे मास्टर्स बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं डॉक्टर मोहंती की बात कर रहा था। डॉक्टर मोहंती में भी मास्टर्स बनने की प्रक्रिया चल रही थी। मैं चूंकि उनका बहुत क्लोज फ्रेंड रहा और बहुत बैकग्राउंड में रहता था, इसलिए बहुत सारे हमारे, खास करके पंजाब वगैरह तो वही जाते थे, डॉक्टर मोहंती और डॉक्टर प्रेमी जाते थे। मैं तो बस दिल्ली और बाहर की जो सेमिनार्स थे उसमें मैं ज्यादा सक्रिय होता था। उसकी दूसरी भी वजह थी कि मेरा इंक्लिनेशन, मेरा झुकाव पब्लिक हेल्थ पर ज्यादा है, तो मैं पब्लिक हेल्थ पर ज्यादा एक्टिवली काम करता था, वो उनको पता था। लेकिन हम लोग हफ्ते में एक बार जरूर 2-3 घंटे के लिए मिलते थे, हम तीनों लोग, और मिलकर ये सारी चीजें डिस्कस करते थे। मैं आपसे शेयर कर रहा था कि डॉक्टर मोहंती में मास्टर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और बहुत दुर्भाग्य है कि बहुत जल्दी समय ने उनको हम लोगों से अलग कर दिया। नहीं तो हम लोगों ने बहुत लंबी प्लानिंग करी थी। बीच में एक बड़ा हादसा भी हुआ था, डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर मोहंती थोड़े से अलग अलग हुए थे। वो सब बातों में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ठीक भी नहीं लगता कि उन सारी बातों को फिर से याद किया जाए, क्योंकि अब तो डॉक्टर मोहंती है भी नहीं। लेकिन जो खास बात थी कि डॉक्टर सहगल के दिए हुए फॉर्मूले को बहुत गहराई से समझकर डॉक्टर मोहंती ने एवरेज डॉक्टर को मास्टर्स बनाने की वो पूरी मतलब सोच के साथ काम कर रहे थे कि आप क्लासेस में आओ। हम लोग मंथली क्लास करते थे, और ये क्लास का सिलसिला तो डॉक्टर चित्कारा जी के समय से ही शुरू था। हम लोग जाते थे महीने में एक बार, किसी न किसी एक संडे को, मोस्टली फर्स्ट संडे, फिर बाद में थर्ड संडे। और इस बात को समझने की पूरी कोशिश करते थे कि एक पेशेंट को हम कैसे समझें, कोई केस सामने रखकर उस पर हम लोग डिस्कस करते थे। ये हमारी उपलब्धि, और डॉक्टर मोहंती ने उसको बहुत तेजी से पिकअप किया था, और उसके बाद वो बहुत तेजी से उसको ट्रांसमिट भी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। मैं बहुत ज्यादा इस पे अब ज्यादा वो नहीं करूंगा। मैं एक आपके सामने एक वीडियो प्ले करता हूं। इस वीडियो के बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक डॉक्टर को, एक होम्योपैथ को, रियल होम्योपैथ को, और खास करके डॉक्टर सहगल साहब के साथ जुड़कर, उनकी सोच के साथ जुड़कर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला म्यूजिक बहुत जरूरी है। इसका नाम है नजरबाज। आपके आंखों में वो दीद होनी चाहिए, आपके आंखों में वो फील होनी चाहिए कि एक मरीज जब बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या टोन है उसका, किस स्टाइल में बोल रहा है, उसके पीछे वो बोल रहा है और उसके माइंड में चल क्या रहा है, बैक ऑफ द माइंड चल क्या रहा है। इन सारी चीजों को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आप सही रूब्रिक पकड़ पाएंगे, और सही रूब्रिक अगर आपने पकड़ लिया तो उसके बाद तो आप यकीन मानिए 1-2 खुराक काफी है। तो इसका शीर्षक है नजरबाज। इसमें पहले आप सुन लीजिए और एक एक वर्ड को ठीक से सुनिए। उसके बाद फिर आपको अगर जरूरत होगी तो आधे 1 मिनट में मैं उसको ब्रीफ कर दूंगा, उसके बाद फिर मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होगा। तो आप लोगों तक आवाज आ रही है ना? एक रिस्पांस मिल जाए मुझे। आवाज आ रही है जी सर, ओके जी, आवाज आ रही है। ओके, तो अब आप इसको सुनिए पेशेंसली। इसमें आपका एक होम्योपैथ, बेहतरीन होम्योपैथ छुपा हुआ है। हमने बेपर्दा तुझे महजबी देख लिया, महजबी देख लिया, हाँ महजबी देख लिया। हमने बेपर्दा तुझे महजबी देख लिया, जैसे मैं दौरान गुफ्तगू अभी वहां बैठे हुए कर रहा था कि कबीर को बेपर्दा देखना बहुत जरूरी है, और मैंने कबीर को बेपर्दा देखा है। हमने बेपर्दा तुझे महजबी
देख लिया अब न कर पर्दा, अब न कर पर्दा के ओ पर्दा नशी देख लिया, अब न कर पर्दा के ओ पर्दा। हमने देखा तुझे आंखों की सियाह पुतली में, हमने देखा तुझे आंखों की सियाह पुतली में, सात पर्दों में तुझे पर्दा नशी देख लिया, सात पर्दों में तुझे पर्दा नशी देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप न सका जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया, तेरे दीदार की थी हमको तमन्ना तो तुझे, तेरे दीदार की थी हमको तमन्ना सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया, हर लहजा बचकला उते यार बरामद, लहजा बचकला उते यार बरामद, उते यार बरामद, हर लहजा बचकला यार बरामद। तो ये आपने सुना। मुझे एक दो रिएक्शन चाहिए, आपको कैसा लगा? इसमें आपने देखा हर लहजा, हर उसके अंदाज, ये सब चीज जो है कहें कि वो लोग बाद में देखेंगे, हमने अभी देख लिया। एक होम्योपैथ मरीज जैसे एंटर करता है ना, वैसे ही देख लेता है। तो वो नजरबाज अगर हम हैं तो होम्योपैथी बहुत आसान है, और मुझे लगता है कि यही शिक्षा हमारे मास्टर्स ने हमें दी, और उसी के आधार पर हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं एक दो प्रतिक्रिया चाहूंगा, या फिर कुछ अगर आपका कोई क्लेरिफिकेशन है तो मैं वो बोलूंगा। उसके बाद हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर मथारू सर को सुनने का। डॉक्टर अरुण सर, हम अगर 100 बार एक बात को सुने तो हर बार हमें कुछ न कुछ नया मिल जाता। मैंने ये चीजें बहुत बार पढ़ी है, मेरे ख्याल में हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन आज भी मेरे को एहसास हो रहा है कि बहुत कुछ नया मैंने आपसे सीख लिया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी कॉलेज की प्रोडक्शन में हूँ जिसके डॉक्टर प्रेम थे। आई वॉज द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट ऑफ DHMS फ्रॉम RBTS कॉलेज। मालूम है सर, मालूम है मुझे। हमारा आपसे परिचय बहुत कम हुआ। डॉक्टर प्रेम के थ्रू यही सब बात होती थी। डॉक्टर प्रेम हमसे 1 साल सीनियर थे, बाद में हम सब लोग एक हो गए थे। हाँ, वो जूनियर मोस्ट था, फर्स्ट बैच का था BHMS का। और हम आपको और इंटरेस्टिंग बताएं कि हम रूममेट रहे हैं 1.5 साल, दोनों जी में जी और जी प्रेम। जी 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 जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर आर प्रसाद भी मेरे को मिलके भी गए थे, मैं भी गया था उनके पास, जी 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 जी। तो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। जुड़े रहिए, क्योंकि ये दिस इज द नीड ऑफ टाइम कि हमें अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो हमें लीड करना ही होगा, हमें नए टीचर पैदा करने होंगे। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, बहुत 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 धन्यवाद सर आप लोगों का। बहुत अच्छा सेशन रहा, और आपने बहुत अच्छे से वो बात बताई जो किताब से हटकर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा लगा, और आज मुझे अपार खुशी हो रही है ये जानकर कि हमारे बीच में हमारे होम्योपैथ के बिहारी बाबू हैं। मैं आज तक नहीं जानती थी, मैं भी बिहार से हूँ। अपार खुशी हुई। सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। बहुत कुछ सीखे हम लोग। डॉक्टर मथारू।
जी, अब मैं अपने तीसरे स्पीकर डॉक्टर एच.एस. मथारू का स्वागत करती हूँ और वेलकम डॉक्टर मथारू। मैं सभी पार्टिसिपेट से ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग मथारू सर को भी सुने, जितने पेशेंसली पहले दोनों स्पीकर को सुने उतने पेशेंसली इन्हें भी सुने। सर प्लीज, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं कि आज का दिन हमारे साथ कुछ यादों को लेकर आया कि हम उस महान चिकित्सक डॉक्टर महंती साहब मेरे से छोटे थे, मेरे छोटे भाइयों की तरह रहते थे मेरे साथ, काफी अच्छा प्रेम था उनके साथ। उनको बहुत बार मिलने का मौका मिला मेरे को और बहुत ही सेमिनार्स में अक्सर ये बात होती थी कि डॉक्टर महंती सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। डॉक्टर जुगेश साहब ने भी मेरे को बहुत बार बोला था। एक बार हम माउंट आबू में गए थे, मैं भी था उस सेमिनार में, तो वहाँ भी मैंने देखा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर महंती बहुत ही एक्टिव, वो अंदर से उनका एंथुसियाज्म था होम्योपैथी के लिए काम करने का, और डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब के चरणों में समर्पित थे। उनकी थॉट के लिए वो ऐसे मानने वाले लोगों में थे जिन्होंने जाना माना और उस थॉट को फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ उनके बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे से पहले डॉक्टर भूपिंदर साहब ने और डॉक्टर अरुण जी ने बखूबी आपको सब कुछ उनके जीवन के बारे में बता दिया। बस छोटी सी बात मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया को, पूरे होम्योपैथी वर्ल्ड को ऐसी रूह के फिर से आने का इंतजार रहेगा कि जो काम वो इस अपने जन्म में नहीं कर सके, उनको मौका नहीं मिला, वक्त ने कम समय दिया, तो आगे हमारे मन की एक इंतजार रहेगा कि ऐसी रूह फिर से इस जगत में आकर के फिर से इस होम्योपैथिक जगत के लिए कोई बहुत ही अच्छा काम करे। तो मेरी एक बात जा गई। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी करनी कर चले तुम हंसो जग रोए। ऐसा ही कुछ कर्म डॉक्टर महंती साहब ने किया कि उनके जाने में के बाद सब लोग एक मातम छा गया होम्योपैथिक वर्ल्ड में और लोगों का रोना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि वो हंस रहे होंगे कि मैंने इस जन्म में, इस जगत में जो उनको कार्य दिया परमात्मा ने, जो भी नियति ने उनको जिस चीज के लिए भेजा था वो उन्होंने पूरा किया, और आगे ऐसे मनुष्य की स्वर्गों में भी जो हम महसूस करते हैं कि वेट होती है, वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं। तो तभी कबीर साहब ने ऐसा बोला था, ऐसी करने कर चलें तुम हंसें जग रोए। ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ। मैं तो एक लफ्ज और कहूंगा, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हम सब मिट जाएंगे, सब ने ही मिटना है, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में समा जाएगी। हमारे किए हुए कर्म, हमारा बोले हुए बोल, वो जग में रह जाएंगे। जैसे आज भी हम कभी भी कोई यूट्यूब चैनल खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे सामने हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं, उनमें डॉक्टर महंती साहब को भी हमें सुनने का मौका मिलता है। उनके बोले हुए वचन आज भी हम सुन करके निहाल हो रहे हैं। पूरा होम्योपैथी जगत उनकी शिक्षा से, उनके बोले हुए वचनों से, उनकी एजुकेशन से प्रफुल्लित हो रहा है। मैं परमात्मा के आगे ये अरदास करूंगा कि वो उनको अपने चरणों में इतनी शांति दे, ऐसे उनको मैं तो कहता हूं कि फिर भी हमारे पास भी ऐसा शख्स के रूप में इस जगत में जरूर प्रकट हो जो कि
होम्योपैथिक जगत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो थोड़े से बात में आज जिस शख्स ने होम्योपैथी के लिए बहुत ही कुछ किया, तो मैं थोड़ा सा उस एजुकेशन जो हमारे गुरुजी ने डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब ने दिया, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी सी एक दो केस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो क्योंकि असल श्रद्धांजलि एक मनुष्य को वो ही हो सकती है जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने शिक्षा दी, हम उसी के बारे में जो एक चर्चा कर सकें। वो हमारा सिस्टम था, हमारा पूर्व कर्म है कि हमने पेशेंट को ठीक कैसे करना है। डॉक्टर सहगल साहब ने हमें बताया, तो डॉक्टर अरुण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बता दिया, और डॉक्टर भूपिंदर जी ने भी कमाल कर दिया कि एक बात जैसी आंख होनी चाहिए। बहुत देर की बात है, एक मैगजीन मैं कभी देखता था, सिने दर्पण, उसमें लिखा होता था, एक पिक्चर आती थी छोटी सी जिसमें आंखें ही छपी होती थी। उसमें लिखा होता था कि ये आंखें किसकी हैं। वो आंखें किसकी हैं उसकी पूरी बॉडी को कवर अप किया होता था। वो आंखों के देख करके हमें पहचानना था कि ये आंखें किसकी हैं, कौन हो सकता है। ऐसे ही हमें जो विजन हमारे गुरुजी ने हमें एम.एल. सहगल साहब ने दिया कि कैसे मरीज को पहचानना है, आपकी जो पूरी सोच है तो उसके ऊपर टिकी होनी चाहिए, कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। वो सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली क्या कर रहा है, उसकी वो कहना क्या चाहता है, वो जो कहना चाहता है उसका असल मकसद है क्या, उसका भाव क्या है। भाषा को छोड़ के उसके भाव को पकड़ेंगे हम। इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करनी चाहूंगा कि सिने दर्पण में जो था, तो उसका मतलब यही था कि आपने उसकी आंखों को देख करके ही पहचान लेना है कि ये मनुष्य कौन सा है। ऐसे ही इस सिस्टम में जिसमें हम माइंड के ऊपर टोटली मेंटल स्टेटस के ऊपर टोटली मनोदशा के ऊपर काम करते हैं, तो हमें भी एक ऐसी बाज जैसी आंख डेवलप करनी होगी कि वास्तव में उसमें क्या है जिससे मरीज पीड़ित है और जिसको हमने ठीक करना है। इसके लिए हमें हमेशा अपने आप को इतना डेवलप कर लेना है कि हम उस अवस्था तक पहुंच सकें ताकि हम मरीज में होने वाली हर प्रक्रिया को भली भांति समझ सकें। तो मैं इसी को जो मैंने थोड़ा बहुत समझा उसके लिए मैं एक आध केस दो चार आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे समय बहुत हो चुका है, थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं। अगर समय की इजाजत हो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो ट्रिब्यूट तो जो बातों के साथ हमने करना था डॉक्टर महांती के लिए वो हो चुका, बट थोड़ा सा इस केसेस के बारे में शेयर करने का मकसद भी यही रहेगा कि हम उन जो परमात्माएं हैं उनका दिया हुआ कार्य को हम शेयर करें। तो समय कोई पाबंदी तो नहीं है, जो एडमिन जी है मैं नहीं, उनसे बात करनी जी चाहता हूँ। जी नहीं हाँ, सर, समय की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, आप मोहंती हाँ, सर को सही में मैं भी एक दो उनका क्लास ली हूँ, काफी अच्छे जी इंसान थे और जी जी काफी हंसमुख। जी और जी उनके जी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप मेंटल रूब्रिक्स या कुछ जरूर शेयर करें। जी इनसे जी 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 यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर आप थैंक यू कंटिन्यू करें थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, बस दो चार केस हम डिस्कस करके अलविदा लेंगे आपसे। हाँ, एक मैं केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें एक बच्चा मेरी क्लिनिक में आया। वो काफी अच्छे घर से था। अक्सर जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाते थे, क्योंकि उनका अपना इतना अच्छा स्टैंडर्ड है। उनके हिसाब से वो बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को, जहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल को प्रेफर करते थे। जब वो बच्चा काफ़ी देर से बीमार रहने लगा तो वो ठीक नहीं हुआ,
उसका वो कफ वगैरह ठीक नहीं होती थी, खाने पीने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उसको। वो मेरे क्लिनिक में उसको लेकर आए। उसकी माता ने आते ही मेरे को बोला, सॉरी बच्चे को बोला कि बच्चा दादू को नमस्कार कर दो। तो वो बच्चा ऐसे बैठा रहा, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे अपने हिसाब से कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था। तो वो चुपचाप बैठा रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम इसकी बता दो। हाँ, उसने फिर बोला कि दादू को नमस्कार कर दो, पैर छू। ऐसे वो बैठा रहा, उसने कुछ नहीं, उसने अपनी मम्मा की बात को अनसुनी कर दिया। इसी के बाद उसकी माता ने बोलना शुरू किया कि सर ये ना अपनी बात को ही सही रखता है, इसको ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं बस वही सही है, जो मैं करता हूं वो ही सही है। कुछ भी थोड़ा सा भी हम इसको वो कहते हैं कि ये भाई ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, वो एकदम रिजेक्ट कर देता है इस बात को। जो इसको अच्छा लगता है ये वही करेगा। ऐसे ऐसे करता गया, वैसे ऐसे करता गया। तो मैं सोच रहा था कि अक्सर ये है क्या कि किस चीज की प्रेजेंटेशन हो रही है जिसको हमें समझना है। मैं बहुत ही कम क्वेश्चंस में विश्वास रखता हूं। मेरा मानना है, मैंने गुरुजी से जैसे सीखा है कि पेशेंट को जितना हो सके गहराई में समझा जाए। कैंट साहब ने भी लिखा है कीन ऑब्जर्वर। तो मैं देख रहा था कि इस मनुष्य स्क्रीन के ऊपर क्या घट रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसने मम्मा की बात को ये महसूस ही नहीं किया। उन्होंने 2-3 बार बोला कि दादू के पैर छू, नमस्कार करो, ऐसे बैठा रहा। तो ये चीजें सब मैंने देखी और उसके हिसाब से मैंने एक डोज उसके मुंह में डाली और उसको कुछ देर के बाद में मैंने बुलाया। मैंने देखा कि क्या हो रहा है। जो बहुत ही जबरदस्त खांसी हो रही थी उसको, तो वो थोड़ा कम हो गई है। और नेक्स्ट डोज डाली, उसके बाद थोड़ा और कम हो गया, तो उसको भेज दिया। उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट मिली फोन कॉल पे कि बच्चा बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, वो खाना पीना भी खा रहा है, उसका सब कुछ ठीक हो गया। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमने प्रैक्टिस में देख करके अपने ज्ञान से एक्सप्रेशंस को समझना है कि है क्या। गुरुजी ने हमें, सहगल साहब ने हमें यही बताया कि पेशेंट को हमने देखना कैसे है। तो उससे कुछ भी पूछे बिना उसकी जस्ट स्थिति को भांपते हुए मैंने ये देखा कि जो उसकी माता ने बोला कि भाई पैर छुओ, दादू के पैर छुओ, क्योंकि उसके दादाजी मेरे जैसे हम एज के हैं, मिलने वाले हैं, इसलिए वो बोल रहे थे। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड लैक ऑफ, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड लैक ऑफ। वो कोई प्यार सत्कार, कोई स्नेह, कोई सद्भावना वो शो नहीं कर रहा था। वो अक्सर ये बोल रही कि यार ये सर कभी ऐसा ही करता है, जब इसको बोलते हैं ना तो ये करो, ये कोई केयर नहीं करता किसी की। पॉजिटिवनेस लिया मैंने नेक्स्ट। वो अपनी बात को ही सिरे लगता है, उसको ये लगता है कि मैं ही जो करता हूँ बस वही ठीक है, मैं ही सही हूँ। और उस सही होने की अवस्था में भी जो भी उसको बोला जाता है कि ये खा लो, वो खा लो, उसको लगता है तो मैं तो यही करना है, वो नहीं करेगा। उससे वो चिढ़ जाता है, गुस्से हो जाता है। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन मैंने जो लिया, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है पेशेंट के लिए। पेशेंट नहीं चाहता कि मेरे को आप ये चीज के लिए मजबूर करो। वो उसको कॉन्ट्राडिक्शन फील हो रही है, जो उसकी भावना है, उसकी भावना के अगेंस्ट जो बात है वो उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, उसके वो चिढ़ता है। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम एंटिक्स प्लेइंग इन चिल्ड्रन, ऐसे 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 कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है। तो मैंने उनको ब्रेटरम वाल दिया था। ब्रेटरम वाल मैंने कमाल कर दिया कि कैसे उस पेशेंट को एकदम इतना अच्छे से ठीक किया कि
उसको सेकंड डोज की अभी तक रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। और जो अक्यूट कंडीशन में हमारे पास आया था पेशेंट, उसका खाना पीना और खांसी वगैरह करना और नींद आनी, वो सारे जनरल पैरामीटर उसके ठीक हो गए। मैंने पहले भी काफी बार जिक्र किया है जब हम पढ़ते हैं इकट्ठे बैठ के, कि जनरल पैरामीटर्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है। खांसी बेशक भी ठीक ना हो, कोई बात नहीं, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाए, भले ही टेम्परेचर कम ठीक हो, बट उसका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाना चाहिए। उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी नींद, ये सब चीजें जो वाइटल्स हैं वो रिस्टोर होनी चाहिए, उसका वेलबींग बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसे ही एक और केस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अपने इस रेवोल्यूशनराइज होम्योपैथिक सिस्टम में सीखी हैं। डॉक्टर एमएल सहगल साहब ने जो रेवोल्यूशन लाया, ये चीज़ें हम इग्नोर कर जाते थे। इन चीज़ों को हम कभी इनको कंसिडर नहीं करते थे, कि इनको नज़रअंदाज कर जाते थे। आज हमें पता चला है कि इनकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये कितने हीरे जवाहरात हैं, इनकी बड़ी कीमत है पेशेंट को ठीक करने के लिए, जिनको हम ऐसे ही अजाई गवा देते थे, कभी सोचे नहीं था कि ये भी कोई बात होगी। तो ये हमारे डॉक्टर एमएल सहगल साहब की कृपा हुई, तो उन्होंने जो हमारा पूरा खजाना खान ये थी जिनमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे, वो हमारे सामने प्रस्तुत करके हमें नवाज दिया कि हम आज एक अच्छा काम करने की प्रयास कर रहे हैं। तो एक पेशेंट मेरे पास आया, वो काफी डिप्रेशन में था, लड़की थी, अप्रोक्सीमेट 38 की ईयर्स के करीब थी वो। तो उन्होंने बोला कि बस सर मैं तो ना अब जिंदगी में ना हार ही गई हूँ, बहुत ही दुख झेले मैंने, बहुत ही कुछ खो दिया मैंने, अब तो मेरा मन ना कहीं भी जाने आने का बिल्कुल ही नहीं है, बस मेरे को इतनी घबराहट ही रहती है, मैं तो बाहर कभी जाती ही नहीं, बस घर में बैठी रही हूँ, बस यही थोड़ी शांति मिलती है और कुछ नहीं है, बस यही मेरे मन की अवस्था है। बहुत साल पहले मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया एलोपैथी का, उन्होंने मेरे को ट्रैंक्विलाइजर दिए, नींद लाने की गोलियां दी, और जो भी सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट मेरा किया, पर मेरे हालातों ने मेरे को मजबूर कर दिया, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे को तो कुछ आपके बारे में पता चला था कि होम्योपैथी में आप उनके साथ बात कीजिए, वो कुछ ट्रीटमेंट आपको देंगे, शायद आप ठीक हो जाओ। मेरे सिस्टर की कोई फ्रेंड आपके पास आई थी, उसने मेरे को भेजा, वो ठीक हो गई थी, वो एलोपैथी की बहुत सी मेडिसिन ले रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बताइए। सर बस यही है, बहुत घबराहट, इतना मेरा मन बेचैन होता रहता है, घबराहट होती रहती है, मेरे को ये भी समझ नहीं आती कि ये मेरा है क्या, कि वो जो डर है या क्या है, बस ऐसे ही मन ना कुछ घबराहट से में रहता है, बस मैं बाहर नहीं जाती, बस मेरे को मेरा घर ही स्वर्ग लगता है, बस मैं तो वहीं पे रहती हूँ, वहीं पे मेरा मन ठीक थोड़ा सा ठीक रहता है, मैं कभी नहीं जाती, अदरवाइज और कुछ नहीं है। बस इतनी कमजोरी, इतना कुछ है, अब कुछ भी करने का मन नहीं है, बस मन तो दुनिया से टूट ही चुका है, बस यही थी। मैंने उनकी बात को सुना, समझा, समझने की कोशिश की, उसी के हिसाब से मैंने उनको एक मेडिसिन दी। जो उस दिन वो आई थी वो काफी अक्यूट अवस्था में थी, उसका जो काफी जो शरीर में गिरावट बहुत ज्यादा थी, तो मोराल काफी नीचे आया हुआ था, और जनरल पैरामीटर्स बिल्कुल लो, चेहरे की ग्लो बिल्कुल खत्म थी, और खाना पीना भी, भूख वगैरह ना लगनी। जनरली जब भी कोई बीमार होता है ये सारे पैरामीटर प्रभावित होते हैं, जैसे भूख ना लगना, नींद ना आना, लैट्रिन बाथरूम कम जाना, और वेलबींग महसूस ना होना, एनर्जी लेवल कम हो जाना, हर बीमारी यही सिम्टम पैदा करती है। इसके उल्ट होते हैं वो मेंटल केसेस में होते हैं, जैसे रेस्टलेस हो गया, भागता फिरता आदमी इधर उधर जाता है, वो ज्यादातर वो साइकिक केसेस में या मेंटल डिसऑर्डर में होता है। अदरवाइज जनरल इलनेस में यही 2-4 बातें होती हैं जिनको हमने देखना है। तो मैंने एक डोज उनको दिया,
कि मैं ठीक है गुड़िया, हम वेट करते हैं बेटा, आप 10-15 मिनट बाहर बैठिए। तो वेटिंग हॉल में बैठने के लिए दिया। तो 15-20 मिनट के बाद में मैंने फिर वो डोज डालने के लिए बुलाया। तो वो लोग, सर जो ना मेरे को थोड़ी घबराहट कम हो गई है अभी 20 मिनट के बाद। नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद में तो मैंने फिर देखा उसको, फिर उन्होंने बोला कि सर मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ। और ऑब्जेक्टिवली मैं भी नोट कर रहा था कि उसके जो चेहरे का हाव भाव बदलने शुरू हो गया। हाँ, ये बात मैं और कहनी चाहूँगा कि पेशेंट के मुंह में आपकी डोज जाने के जस्ट 5-10 मिनट के बाद ही उसका जो चेहरे का रंग रूप चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही सटीक बात है। मैंने अपने जीवन में हर बार, हर केस में जहां पर मैं ठीक होता हूँ, मेडिसिन ठीक होती है, तो यही घटना घटती है। सबसे पहले सब्जेक्टिवली तो पेशेंट फील करेगा जो करेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिवली आप इस बात को बिल्कुल जज कर पाएंगे कि चेहरे का हाव भाव चेंज हो गया, उसका रंग रूप चेंज होना शुरू हो गया, उसकी चेहरे के ऊपर वेलबींग आपको दिखाई देने लग जाएगी। ये कन्फर्म एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अपनी लाइफ में 44-5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने इस बात को जज किया है। तो तीसरी डोज के बाद तो पेशेंट ने काफी अच्छा फील किया और बहुत अच्छा महसूस किया। ये मेरा कहने का मतलब यही नहीं है कि हमें 15-15 मिनट के बाद ही पेशेंट को चेक करना है। ये मेरा एक अपना तरीका है। मेरे को लगता है कि मेरे मन को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि अगर पेशेंट यहाँ से कुछ ठीक फील करके जाएगा। तो उस पेशेंट को मैंने कैसे देखा कि उसकी जो घबराहट है, उसकी जो मनोस्थिति गड़बड़ वाली जो बात को बोल रही थी, वो घर में बैठे ठीक रहती है। मैंने इसको लिया एंग्जाइटी हाउस इन एम्यूलेट्स, एंग्जाइटी हाउस इन एम्यूलेट। और डिस्कंसर्टेड, सर मैं टूट चुकी हूँ, इतना तशद्दुद, इतना कुछ जिंदगी के उतराव चढ़ाव ने, इतने गंदे हालातों ने मेरे को ना तोड़ ही दिया है। वो डिस्कंसर्टेड, एंग्जाइटी हाउस इन एम्यूलेट, तो ये मैंने उनके रूब्रिक लिए जो उनकी मनोदशा को दर्शा रहे थे और इग्निशिया उनको दी गई। वो आज तक भी पेशेंट ठीक है, कोई उसको कंप्लेंट नहीं आई, बिल्कुल ही उसको रेपिटेशन करने ही की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। ये हमने सीखा है हमारे टीचर्स से, हमारे गुरुओं से। तो अगर समय है तो एक आध केस और करें, 1-2 केस। जी सर। ओके, तो छोटे छोटे केस में छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये वो सिंपल बातें हैं जो अक्सर ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे सामने घटती हैं, हम उसको ऑब्जर्व करने से चूक जाते हैं। ये बातें शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको सब पता है, सब लोग जानकार हो, सब सीनियर्स होम्योपैथ हैं यहाँ पर, अच्छे से समझते हैं। बट जो लोग इस सिस्टम में नए हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा वो हम एक क्लिप्स ये दिखाते हैं, ताकि ऐसा ऐसा करने से ये घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट संभव हैं इस सिस्टम में। मेरे कहने का मतलब यही है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ना कि मैं टीच कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बताने से अगर आप इन बातों को कभी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे तो ये अचूक है, ये कभी फेल हो ही नहीं सकती। अगर आपने ऐसे ढंग से पेशेंट को देख लिया तो कभी भी फेलियर का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा केस और, ये पेशेंट मेरे पास आया सॉरी, तो सर बोला कि मेरे को तो ना सर बहुत ना जुकाम ने तंग कर लिया है, इतना जो गला खराब, जुकाम, नजला हो रहा है ना, बहुत ही सालों से मेरे को ना ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कम से कम 10 साल हो गए। और बस सर उसमें समय तो ना इतना शरीर ना बिल्कुल ही बस बेकार सा, क्या ना इतना सुस्त हो जाता हूँ ना मैं, इतना सुस्त हो जाता हूँ, बस मेरे को ये लगता है कि मैं आराम से लेटा रहूं, मैं आराम करूं, बस आराम करूं और मेरे को कोई ना तंग ना करे, बुलाए ना। ठीक है, यही उसका एक एक्सप्रेशन था। और मैंने बार बार उसको समझने की कोशिश की कि ये है क्या,
पेशेंट क्या कहना चाहता है। मैं फिर से वही बात रिपीट करता हूँ, वो बात जो पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही है वो हमने देखना है। जिस बात से पेशेंट तकलीफ में है, वो कंप्लेंट जो पेशेंट को तंग कर रही है, वो उसको कैसे महसूस करता है, हमने यही देखना है। तो उसमें मैंने ये देखा कि ये जो पेशेंट ने बोला, तो ये 3-4 बातें उसने बोली और मेडिसिन दी गई उसको। वही 10-15 मिनट के बाद में जब हम देखते हैं तो पेशेंट का एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाता है, उसका एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो 15-20 मिनट के बाद में जब 2-3 डोज डाली, उसके डालने के बाद पेशेंट ने बोला कि सर मेरा ना जो सिर का भारीपन है ना, वो जो इतना मेरा शरीर सुस्त सी हो पड़ा, उसमें मेरे को राहत फील हो रही है, हमारा काम हो गया। ये जैसे हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाते समय पटियाला, अम्बाला, करनाल ये चीजें आनी चाहिए। अगर हमने जाना शुरू कर दिया, यात्रा शुरू कर दी, लेकिन वो मलेरकोटला और लुधियाना साइड हम जा रहे हैं ना, जिसमें जो हमारी डायरेक्शन है ना वो गलत है। हमें वहीं से मोड़ होना चाहिए, वहीं से हमें टर्न कर लेना चाहिए कि हम गलत जा रहे हैं। ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी? पेशेंट का जो हाव भाव है वो आपको बता देगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसका नजला जुकाम जो भी उसकी कंप्लेंट्स है वो 10-15 मिनट में ठीक होने वाली नहीं है, बट पेशेंट का कंफर्ट जो है, पेशेंट की जो फीलिंग है, वो भली भांति आपको महसूस हो जाएगी। कई बार पेशेंट को देर में फील होता है, लेकिन उसका चेहरा आपको इमीडिएट बता देगा कि पेशेंट ठीक हो रहा है। तो ऐसे ही 15-20 मिनट के बाद में जब मैंने फील किया कि ये पेशेंट ठीक हो रहा है, तो पेशेंट की अपनी भाषा भी यही थी कि सर वो सिर का भारीपन ना, जो थोड़ा सुस्ती मेरे को फील हो रही थी ना, अब वो ठीक हो रही है। अब मेरा उतना रेस्ट के लिए भी कम मन कर रहा है, थोड़ा एनर्जी सी आ गई है बॉडी में, बस यही बात है। और पेशेंट ने क्या बोला था, आपको याद ही है कि सर मैं बहुत सुस्त हो जाता हूँ, जब मेरे को नजला जुकाम हो जाता ना, तो मैं तो एकदम बस इतना कुछ पता ही नहीं चलता, बस मैं तो एकदम इतना सुस्त हो जाता हूँ, बस लगता है कि आराम करता रहूं और कोई बुलाए नहीं। एक ही भाषा उसने बताई थी। मैंने उसके रूब्रिक्स बनाए, उसका जो एक्सप्रेशन था उनको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की। वो है डलनेस कोराइजा ड्यूरिंग। सिंपली भाषा, वो उसका भाव क्या है, बस वो यही कहना चाहता है ना, उस नजला जुकाम से उसको दिक्कत क्या हो रही है, उसको क्या दिक्कत हो रही है, उसको सुस्ती हो रही है, वो काम करने को मन नहीं है, उसका आराम करने का मन है, उसको कोई तंग ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, यही बात है। तो डलनेस कोराइजा ड्यूरिंग, रेस्ट डिजायर फॉर, डिस्टर्ब अवर्स टू बी। इसके हिसाब से मैंने नक्शों का उनको दी और पेशेंट बहुत ही अच्छा फील कर रहा था कि ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इनको काम में लाने की आप कभी कोशिश करिएगा। जनरली हमारे पास एक्सप्रेशंस का एक भंडार होना चाहिए। जो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ये जो मनुष्यता है, सारे प्राणी ये सारे एक्सप्रेशन में से ही गुजरते हैं। हम धीरे धीरे सभी एक्सप्रेशन को समझना शुरू करेंगे ना, तो हमारी एक रेपर्टरी, अलग सी एक्सप्रेशन की रेपर्टरी तैयार हो जाएगी। एक्सप्रेशन का मटेरियल मेडिका अलग से तैयार हो जाएगा। हमें एक्सप्रेशन को इम्प्रेशन के साथ मेलना है। इम्प्रेशन हमारा मटेरियल मेडिका है, हमारी रेपर्टरी है, जिसमें हमें रूब्रिक्स बनाए हुए हैं। जो रॉ मटेरियल पेशेंट से मिलता है, हमने उसके अंदर डालना है, वो हमारा रूब्रिक आ जाएगा हमारे पास। तो यही बात है, तो हमने समझनी है। तो एक नेक्स्ट केस और मैं बहुत जल्दी मैं करूँगा, 1-2 केस। तो एक और पेशेंट मेरे पास आया, उसने आते ही बोला कि सर बहुत दिन हो गए ना, मेरी इतनी तकलीफ हो रही है। मैं बुटीक का काम करती हूँ, वो कपड़े वगैरह सिलने का, तो मेरा तो काम ही छूट गया, मेरे तो काम होता ही नहीं, अब तो मन ही नहीं करता कि मैं काम करूं। सर असल बात सोचे ना, मैं तो बिल्कुल जीरो ही हो गई। उन्हें 3-4 बार बोला, मैं तो जीरो ही हो गई हूँ,
बस काम तो मैं कर ही नहीं पाती, बस काम पड़ा रहता, मैं देखती रहती हूँ, मैं तो काम मेरे से होता ही नहीं है। बस सर आप मेरे को ना जल्दी ठीक कर दीजिए मेरे को प्लीज, मेरा काम सफर हो रहा है। बस यही उसका एक्सप्रेशन था। उसको कभी पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपको ठंड लगती है, आपको गर्मी लगती है, आपको कितने बजे होता है, आपको रात को होता है, आपको दिन को होता है, आपको राइट साइड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट में प्रॉब्लम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को माइंड बता रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। तो वही मन की अवस्था को हमने समझने की कोशिश की। तो इस पेशेंट को भी वैसे ही जैसे मैं रूटीन में करता हूँ, तो मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद में बिठाया, 15-20 मिनट के बाद में फिर से पूछा, आ रखे बोला कि सिर दर्द कम हो रहा है, वो एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था उसका। तो सर लगता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगी, बस मेरे को ठीक कर दो सर प्लीज, मेरे को ठीक कर दो आप। तो 20-25 मिनट 30-35 मिनट में पेशेंट 80% के करीब ठीक होकर चला गया, और तीसरे चौथे दिन तो वो पेशेंट कंप्लीट ठीक हो गया। तो उसको कम से कम 20-25 दिन से प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत ली, कोई मेरे को ये पता नहीं है, कोई रैक बैग के भी वो आते हैं, वो बाजार से मिल जाते हैं, ऐसे देख करके उन्होंने वो भी यूज किए, एलोपैथी भी ली, आयुर्वेद की भी ली, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला था। तो मैंने इस सब चीज को कैसे समझा, पेशेंट ने बोला कि मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं तो ना बस काम छोड़ ही देती हूँ, ऐसे ही रेस्ट करती रहती हूँ, चिंता बहुत रहती है काम की, होता ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता, बस आप मेरे को ठीक कर दो, मैं तो बिल्कुल जीरो ही हो गई हूँ, बहुत तकलीफ रहती है। बिजनेस नेग्लेक्ट सेज, जो बिजनेस क्या होता है, वर्क और बिजनेस में फर्क है। बिजनेस में जो हमें जिसमें हमें फायदा होता है, हम कुछ करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें कुछ लाभ होता है। जैसे वो ब्यूटिक्स का काम कर रही थी, वो उसका बिजनेस था, तो उसको उसने एक तरफ कर रखा था, वो निगलेक्ट कर रही थी अपने काम को। बिजनेस नेग्लेक्ट सेज, delusion injured being, vision sees सिफर्स, delusion सिफर सीज, बस लगता है कि बस अब जीरो हूं, मैं तो जीरो ही हो गई हूं। बड़ा कमाल का मेरे को ये लगा कि ये पेशेंट कभी कभी बोलते तो हैं, और बड़ा अच्छा लगा सुन के बाद। जब ढूंढा मैंने रेपर्टरी में तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे पूर्वजों ने कितना भंडार हम लोगों को दे दिया है। अरे पेशेंट कुछ भी बोलता है वो भी हमारे पास है, कितने भाग्यशाली और कितने अमीर हैं हम लोग, कितना विरसा अमीर है हमारा। पेशेंट कुछ भी बोलता है उसका जवाब हमारे पास है, वो हमारे बुक्स में, हमारे ग्रंथों में दर्ज किया हुआ है। ये कुछ छोटी बात नहीं है। वो कितना उन्होंने मेहनत की होगी लोगों ने, जिन्होंने ये सी सब चीजें बीमारी की अवस्था में समझी और उनको लिखा और हमारे लिए ये बचाना छोड़ गए। सिफर सीज, कमाल की बात है। आम लोग बोल देते हैं यार जीरो हो गए हम तो। प्रेइंग, बस सर बेनती है ठीक कर दीजिए, मेरा काम बहुत सफर हो रहा है। तो मैंने उसको सल्फर दी, सल्फर का बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिला और पेशेंट 100% ठीक हो गया उसका। और ये छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस एक लास्ट और केस शेयर करूंगा, उसके बाद हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो ये छोटा सा केस है, बड़ा अक्सर मैं तो पंजाब में तो अक्सर ही देखता हूँ, सभी स्टेट्स का मामला होगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो वही है। तो क्या होता है कि घरों में जब सास के पास बहू चली जाती है, ज्यादातर, मैं हर केस में तो नहीं बोलूंगा, कि अक्सर क्या होता है कि सास को ये होता है कि मेरी बहू इतना काम करे, मैंने पहले अपने जीवन में मैंने इतना काम किया, झाड़ू लगाए, पोछे लगाए, ये किया, पूरी घर का काम संभाला, डंगर पशुओं को संभाला, इतना मैंने अपने सिर के ऊपर वो बट्टर रख रख के मैंने बाहर ढोए, ये भी ऐसा ही करे। बट समा कुछ चेंज हो गया है। जो आज सास है वो आज से 50 या 20, 30, 35 साल पहले की जो बात कर रही है, समय ने करवट ले ली है। अब लड़कियां हमारी अच्छा अच्छा काम कर सकती हैं, अच्छी डॉक्टर हैं, अच्छी इंजीनियर हैं, अच्छी अच्छी साइंटिस्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं, टीचर्स हैं। तो ये काम अब उनके बस का या उनके लिए नहीं रहा।
तो छोटे छोटे काम घर में होते रहते हैं, पर अक्सर क्या होता है कि सास को अंदर से जो बात डाइजेस्ट नहीं होती, उनको ये लगता है कि बहू बीमार हो गई है ना, तो ये भी ना उठे, और बेशक बुखार हो गया, अरे तो गोली ले ले, काम कर। हमें तो जब बुखार हो जाता तो कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, हम तो कभी ऐसा काम छोड़ के थोड़ी पड़ जाते थे तेरी तरह, जैसे तुम पड़ी हो, फिर काम तो कर लेना। और ऐसा एटीट्यूड जो उनका जो रहा है, इन लोगों के मैंने 2-4 केस ऐसे देखे थे। एक ही केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो उसको लेकर आए मेरे पास, वो बोले कि सर हमारे घर में कोई कमी नहीं है। उसके मतलब बेटा मेरे साथ उसको माताजी को लेकर आए थे कि सर हमारे घर में कोई कमी नहीं है, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, काफी अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो घर का काम करती है, जितना उसको करना चाहिए वो करती है। वो पशुओं का ये सारा काम करना, घर का ये वो झाड़ पोंछ, ये वो सारे काम करने का उसके पास फुर्सत नहीं होती है। वो करती है, बहुत काम करती है, बट मेरी माताजी उसके काम से खुश नहीं है। ये हमेशा उसको ना तकलीफ ही देती रहती है। उसको बोलती है कि ये बुखार हो गया, गोली लेके काम करना, तुम ऐसे पड़ी रहती है। ये काम जितनी देर नहीं होता ना, इसको चैन नहीं पड़ती। इसको ये लगता है कि ये खाना बना के, बर्तन साफ करके, सारा काम करके फिर तू लेट जा जैसे लेटना है। सर हाँ, उसने ये बताया। हाँ, मैं बोला माताजी क्या बात है? वो काका तेरे को बता तो दिया इसने, तो मेरे को इन लोगों ने तंग कर रखा है बस। ये बहू किसी काम की नहीं है, काम ही नहीं करती। ऐसी कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, लेके बैठ जाती है। मेरे को तो चैन नहीं आती जब हमारे घर का कोई काम पड़ा हो तो ये काम करने वाली हमारी बहू ऐसे लेटी रहे। तो मैंने सोचा कि माताजी बात क्या है, क्या लगता है आपको? बस मेरे को नहीं लगता, मेरे को ये बात नहीं है। मेरे को ये लगता है ये काम प्रॉपर करके सारा काम निपटाए और फिर करे जो काम करना है। इसने काम तो करती नहीं, पूरा लेट रहती है, थोड़ा सा सिर दुखता है तो आराम से लेट जाती है। तो मैंने माताजी को मेडिसिन दी। उनको काफी हाई बीपी हो रहा था, और बीपी भी 170 से ऊपर ही चला जाता था। वो किसी को टिकने नहीं देती थी, घर वालों को, और इवन अकेली बहू को भी नहीं, अपने बेटे को भी टॉर्चर करती थी वो। तो उसी के हिसाब से मैंने उसको मेडिसिन दी माताजी को, और उनको 1 हफ्ते के बाद में बुलाया गया। 1 हफ्ते के बाद में उसका जो बेटा था ना, बहुत खुश होके आ रहा था। बोला कि सर अब माताजी का बीपी जो है ना, वो 130 के करीब आ गया, इतनी जल्दी, शायद 10 दिन के बाद आया होगा वो। और ये काफी पहले से शांत रहती है, अब उतना हल्ला नहीं मचाती। और उसको जब अगले 10-15 दिन के बाद में बुलाया गया, यानी माने कि 25-30 दिन के बाद में, और बहू भी साथ में आई अपनी मेडिसिन लेने के लिए। सर आपने माताजी को ठीक कर दिया ना, ये तो आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी दया कर ली। मैं तो ये आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। अब तो माताजी कुछ भी नहीं कहते मेरे को, इनके में तो इतनी चेंज आ गई। ये आप क्या कोई जादू टूना भी करते हैं क्या? ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था माताजी का एटीट्यूड। हाँ माँ बेटा, ऐसी जादू टूना की बात नहीं है। ये हमारे गुरु जी का दिया हुआ जो सिद्धांत है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है, उससे जादू ही होते हैं, और वो उन्हीं की शिक्षा से ये हो रहा है। तो मैंने उस पेशेंट का कैसे देखा था, इंडिफरेंस सफरिंग्स टू ऑफ अदर्स टू, इंडिफरेंस सफरिंग ऑफ अदर्स टू, दूसरे की तकलीफ के बारे में कोई परवाह ही नहीं करनी। कोई मरे खपे तकलीफ में हो, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको तो बस काम चाहिए। काम निपटा, पहले बर्तन साफ कर, सब काम कर, खाना बना, इसको वहां पर जो सब कुछ काम निपट के फिर तू लेट जा जाके। देख, इंडिफरेंस सफरिंग्स टू अदर्स ऑफ। और दूसरा मैंने लिखा, क्रूअलिटी लव्स टू मेक पीपल एंड एनिमल्स सफर। वो किसी को टिकने नहीं देती, उसको वो इतनी क्रूअलिटी है कि उसको वो तकलीफ देने से भी गुरेज नहीं कर रही। उसको अच्छा लगता है कि मैं इसको ये काम करे उठ के। मैंने भी किया है, बहुत किया मैंने। ये कैसे लेट के बैठ गई आराम से,
तो ये रूब्रिक मैंने लिया। और एक इसके साथ, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस। उसको शांति नहीं आती जब वो बर्तनों को देखती है कि भाई खाना बना, बर्तन साफ कर, इतने टाइम पे ये काम सब निपटा के फिर जा तू जहां जाना है। तो मैंने उनको एनाकार्डियम दी थी। एनाकार्डियम ने वो कमाल कर दिया, उसने 3 इंसानों को खुश कर दिया। एक सबसे पहले खुश किया बहू को, जिसकी डांटना कम हो गई, जिसके लिए जो माताजी इतना हल्ला मचाती थी वो कम की। उसके बाद उसके पति भी ठीक हो गए, क्योंकि वो बेचारा क्या करे, माँ की सुने या पत्नी की सुने। मेरे तो लगता है कि शायद अगर वो दवाई मांगता तो वो भी एनाकार्डियम से ठीक हो जाता। बिल टूस पैरेलली चलती हैं, माता के भी लगता है, उसका भी लगता है, इसको खुश करूं या इसको खुश करूं, इसको खुश करूं या इसको खुश करूं, वो कभी भी सेट नहीं होता। वैसे मैंने वैसी बात बोल दी तो माता जी एकदम ठीक हो गए। ये तीनों प्राणी एक ही मेडिसिन से ठीक हो गए, क्योंकि जो माता जी ने पूरा हल्ला मचा रखा था वो ठीक हो गई। वो एनाकार्डियम से परफेक्टली उसका जो ट्रीटमेंट हो गया। अब 4-6 महीने के बाद भी उसका बीपी तकरीबन नॉर्मल रहता है और एलोपैथी की कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। तो आज के लिए इतना ही। मैं माफी चाहूँगा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, और बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बहुत अच्छे जो सीनियर्स हमारे टीचर्स हैं, जिन्होंने डॉक्टर एम.एल. सहगल के साथ भी रह कर के बहुत सीखा, डॉक्टर अरुण जी और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। और हम लास्ट में फिर हमारे छोटे भाई डॉक्टर महंती को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि जो उन्होंने इतना अच्छा काम इस होम्योपैथिक जगत के लिए किया, हम कभी भी उनकी सेवाओं को भुला नहीं पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। और आज मोहंती सर को याद करके दिल भर आया। सही में वो काफी अच्छे टीचर, काफी अच्छे इंसान थे। धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू।